यूपीपीएससी का जो पीसीएस का पेपर हुआ है 2023 का प्रीलिम्स का, उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब अभी आंसर की तो नहीं आई है ऑफिशियल, पेपर कल ही हुआ है। प्रीलिम्स GS1 का हम यहाँ पे पेपर लेके बैठे हैं और बट मेरे समझ से अभी स्टूडेंट्स को काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है, कल ही पेपर हुआ है तो देखने का कि क्या आंसर मेरे सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं और मेरी अप्रोच सही थी कि नहीं थी, ये सब एनालिसिस के लिए। सो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। आई एम अमनदीप सिंह, working as an assistant manager in a public sector bank, and I have qualified these examinations. I have worked in career launcher also as a faculty. और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाएं मेरे, मतलब जो मैं आंसर्स बताऊं वो शायद गलत निकलें। कुछ मैंने भी इंटरनेट से देख के या अपने स्टडी मटेरियल से देख के इनको बनाया है, तो ऑफिशियल आंसर की ही आपकी एक्चुअल आंसर की होगी, ये मैं डिस्क्लेमर पहले ही देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बस स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। सो आपको पता ही है कि ये 150 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 ऑफ द अलॉटेड क्वेश्चंस के मार्क्स की। मतलब अगर किसी क्वेश्चन को जितने भी नंबर हमारे पर क्वेश्चन दिए गए हैं पॉजिटिव मार्क्स के, उसके 1/3 मार्क्स मेरे डिडक्ट होंगे। मतलब कि 3 गलत क्वेश्चन एक सही क्वेश्चन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ए ऑप्शन मारा 4 क्वेश्चंस में, तो प्रोबेबिलिटी है 1/4 की उसकी सही होने की। सो अब मान लीजिए आपका ए ऑप्शन एक क्वेश्चन में सही हुआ और 3 क्वेश्चन में गलत हुआ, तो इन 4 क्वेश्चंस का सम टोटल 0 हो जाएगा। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ पहले ही, कि जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से आपको इस क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क मिलेगा, वो मैंने टिक नहीं लगाया है, वो प्रोबेबली उस स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए टिक मार्क्स हैं एग्जामिनेशन हॉल में जब वो बैठा होगा, जिसका क्वेश्चन पेपर स्कैन करके हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और रेड मार्क वाले जो हमारे आंसर होंगे वो मैंने लगाया है टिक मार्क। और यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं आंसर्स बताऊंगा जो कि 80-90%, 90-95% चांस मानिए कि आंसर सही होंगे। 90 to 95% पॉसिबिलिटी है, 5% का पॉसिबिलिटी है कि शायद आंसर गलत भी हो सकता है कोई। तो हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन तो एक गो में नहीं डिस्कस कर पाएंगे, पूरा क्वेश्चन पेपर। तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चंस ऑफ सेट डी, मतलब जो सेट डी है मेरे पास यहाँ पे, उसके 50 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 2023 यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के GS1 के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको आंसर बताऊंगा और मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मॉडरेट था कि इजी था कि टफ था और किस सेक्शन से आया है। तो क्वेश्चन 1 इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं यहाँ पे पढ़ लूँगा। और अच्छा, एक चीज़ और देखनी है कि अगर आपका सेट डिफरेंट है फ्रॉम सेट डी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो आपका क्वेश्चन का ऑर्डर तो डिफरेंट होगा ही होगा। ये तो बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि ऑप्शंस भी क्वेश्चंस के जो है उन ऑप्शंस का भी ऑर्डर डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि ताजमहल कहाँ है, ये सेट डी में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 है और सेट ए में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ताजमहल कहाँ है, इसकी ऑप्शन अगर मान लीजिए आगरा ऑप्शन ए, दिल्ली ऑप्शन बी और जहांगीरपुर ऑप्शन सी है और नन ऑफ द अबव ऑप्शन डी है, तो सेट ए में जो क्वेश्चन नंबर 26 की जगह दिया गया है ये इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन 30, इसमें हो सकता है ऑप्शन भी आगे पीछे हो। इसमें हो सकता है ऑप्शन ए जहांगीरपुरी हो, ऑप्शन बी दिल्ली हो। इस तरीके से ऑर्डर्स आपके ऑप्शंस के भी चेंज हैं। मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली ऐसा पेपर देखा है कि जिसमें ऑर्डर्स के भी ऑप्शन चेंज हैं। ये वैसे अच्छा इनिशिएटिव है कि आपके नकल के चांसेस कम होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में रीड करता हूँ। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2023-2024, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स आर टू बी सेट अप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन है 40, 20, 30, 50। इसका आंसर वैसे 30 है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर 30 है और ये करंट अफेयर्स का
यूनियन बजट 2023-24 से आया हुआ क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2, हु वॉज द लीडर ऑफ रिबेलियन इन बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? ऑप्शन ए हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी खान बहादुर खान, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। इसका आंसर है खान बहादुर खान। हिंदी में 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 1857 के रिवॉल्ट से है क्वेश्चन, और मतलब 1857 से इस बार 3-4 क्वेश्चन आए हैं, कभी कभी नहीं भी आता एक भी, और ये भी मैं समझूंगा इजी टू मॉडरेट ही है आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ यूक्रेन? डोनेट्स्क, कीविव, खरकिव, ज़ैपोरिज़िया। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? डोनेट्स्क, और वही 4 ऑप्शन है। तो ये मैं समझता हूँ टफ है, और ये आया कहाँ से, किस सेक्शन से? वर्ल्ड ज्योग्राफी है। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड रीजन का वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका आंसर डोनेट्स्क है, क्योंकि ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है। हालांकि लार्जेस्ट रिजर्व यूक्रेन में कोल का खैरकिव है। क्वेश्चन 4, इन दिसंबर 2022 न्यूजीलैंड पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉ टू बैन स्मोकिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन। न्यूजीलैंड्स गोल इज टू बी स्मोक फ्री बाय 2030, 2024, 2025, 2029। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है। इसका आंसर 2025 है, 2025। ये भी करंट अफेयर्स में है, न्यूज़ में था। इसको भी इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं या टफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरे देश की छोटी न्यूज़ का, मतलब ये बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई एग्जैक्ट ईयर पूछा है, लेकिन हाँ इसको कॉमन सेंस से हम लगा सकते थे कि अगली जनरेशन को ही स्मोक फ्री बनाना है, तो 1-2 साल में ही इसको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट यहाँ पे ध्यान देने वाला है, नॉट ना पढ़ें तो आप गलत मार सकते हैं, आता हुआ आंसर भी। ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11, यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सम्मिलित नहीं है? अधिकरण भाग 11, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, राजभाषा भाग 17, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10। तो इसका आंसर ए है। ये मैं बोलूँगा पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है। आप IAS PCS का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको 22 पार्ट तो रटे ही होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जिसको भी रटे हुए हैं उसको पता है कि ये ट्रिब्यूनल्स पार्ट 11 गलत है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन 6 है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली परमिटेड द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेस फॉर अ पीरियड ऑफ। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years। तो ये आपका पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेज चैप्टर ऑफ लक्ष्मी में ये दिया ही हुआ है। 15 years के लिए ये था आपका। उसके बाद ये 10-10 साल के लिए कंटिन्यू होता चला गया, लेकिन इनिशियली ये 15 years के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया था। ये आपका ऑफिशियल लैंग्वेज वाले आर्टिकल में भी मेंशन्ड है, इंग्लिश एंड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। फिर क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है? नेपंथिस, निलंबो, नाइक्थेंथिस, निकोटियाना। सो इसका आंसर नेपेंथिस है। ये आपका बायो या एनवायरनमेंट में मेनली आप कह सकते हैं सेक्शन में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है। ऐसी जगह जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होती है सॉइल में, स्पेशली नाइट्रोजन की,
तो प्लांट्स वहाँ पे इंसेक्ट्स को कैप्चर करते हैं और उनसे नाइट्रोजन और न्यूट्रिशन की कमी पूरा करते हैं उन इंसेक्ट्स को खा के। इसलिए इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस हर्ब प्लस वोरस मतलब हर्ब खाने वाले। इसी तरह से इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट खाने वाले, कीट भक्षी जो कीट का भक्षण करे। उसके बाद है आपका अ ज्योग्राफिकल क्वेश्चन 8, अ ज्योग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड। एक भूगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, इंग्लिश में ऑप्शन है मेरे पास, वेटलैंड, वेस्टलैंड, वाटर रिजर्व, वाटरशेड। हिंदी में है आर्द्र भूमि, व्यर्थ भूमि, पानी का हौज, जल विभाजक। मतलब मुझे यहाँ पे वैसे वाटरशेड लग रहा है, बट हो सकता है कि इसका आंसर वाटर रिजर्व भी हो सकता है। मतलब वाटरशेड होना चाहिए होपफुली। अभी मैं इस पे मतलब देखा था मैंने नेट पे और अपने नोट्स पे, तो मुझे बहुत क्लियर नहीं हुआ था, बट मुझे वाटरशेड ही लग रहा है, या फिर वाटर रिजर्व भी हो सकता है। इसका मुझे और थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और ये ज्योग्राफी का ही है, इजी क्वेश्चन ही होना चाहिए क्योंकि टर्मिनोलॉजी है सीधे सीधे, वर्ल्ड फिजिकल का है। उसके बाद आपका क्वेश्चन 9 है, हु ऑथर्ड द बुक द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी गुन्नार मिर्दल, ऑप्शन सी जीन ड्रीज, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। देखो इसका आंसर गुन्नार मिर्डल है। मिसलिनियस से है ये, मिसलिनियस में बुक्स एंड ऑथर्स से है। मुझे इसलिए ये टफ समझ में आ रहा है क्योंकि 1970 की बुक है। अभी न्यूज़ में थी तो मेरे से मिस हुई होगी, मैंने तो नहीं पढ़ी थी अभी न्यूज़ में कि उस समय लिखी हुई ये बुक हो सकता है आज के टाइम में इधर बीच 2-4 पिछले महीने में किसी विषय से चर्चा में रही हो, बट मेरे समझ से तो ये टफ था। या ये इकोनॉमिक्स की कुछ जो बुक्स आपको रटी होनी चाहिए, जैसे अमर्त्य सेन ने जो लिखी है, या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, उन कैटेगरी ऑफ बुक्स में कि जो आपको याद ही होनी चाहिए। मेरे समझ से ये टफ था। फिर क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जेओपार्डी क्लॉज। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, कायोत्तर विधि, दोहरे दंड की धारा। ये पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर लक्ष्मीकांत में भी और किसी और भी बुक से, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो आई नो कि उसमें फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में मेंशन्ड है। बाकी डीडी बसु भी अगर लोग पढ़ते हैं या पीसीएस के लिए कोई और बुक भी स्पेसिफिकली ऐसी आती तो मेरे समझ से उसी चैप्टर में मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट वाले में। मतलब मैं इजी इसलिए कह रहा हूँ कि आप बुक कोई भी पढ़िए, यू शुड बी अवेयर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स। जो फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता ही है, मैंने मतलब ऐसे समझता हूँ कि मैंने ऐसे याद किया था कि ये आपका क्लियर है, बीस सी, जो क्लियर का सी है 20 है, एल 21 है, एजुकेशन 21A है और AR 22 है। AR मतलब अरेस्ट, अरेस्ट का 22 में है। 21A में आपका अमेंडमेंट के बाद 86 अमेंडमेंट के बाद ऐड करा हुआ राइट टू एजुकेशन है। 81 राइट टू लिबर्टी है और ये है आपका सी से कन्वेक्शन में, कि मतलब किसको आप कन्वेक्ट कर रहे हो उसके राइट टू कन्वेक्शन इस पे मेंशन्ड है। तो इसमें प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है कि किसी भी आदमी को आप उसके खिलाफ ही गवाही दिला के नहीं जेल में डाल सकते उसकी गवाही को कंसिडर करते हुए। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब ये था, ये एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सिविल लॉ में लगता है कि आप किसी भी बैक डेटेड तारीख में लॉ को इम्प्लीमेंट करके, उस बैक डेटेड तारीख में सिविल लॉ इम्प्लीमेंट करके किसी को उस बैक डेटेड लॉ के लिए सजा नहीं दे सकते। डबल जेओपार्डी क्लॉज मतलब कि आप एक सजा, एक क्राइम के लिए
डबल टाइम या मल्टीपल टाइम किसी को सजा नहीं दे सकते। तो ये सब तो है आर्टिकल 20 में। क्या नहीं है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर। ठीक है, अगला है मिलिंद पानो इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। द कंसर्न सेंट वॉज। मिलिंद पानो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे। 4 ऑप्शन है, नागार्जुन, कुमारिल भट्ट, नाग भट्ट, नागसेन। तो इसका आंसर नागसेन है। एंशियंट हिस्ट्री का टफ है। एंशियंट हिस्ट्री क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट सेंट की बात है, तो मेरे समझ से एंशियंट टाइम में होगा। मैंने नहीं सुना था ये ऐसे, मुझे मतलब देखना पड़ा, मुझे नहीं याद है। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी होगा तो मुझे नहीं याद है ऐसा। क्वेश्चन 12, व्हाई डू वी कॉल बैलेंसिंग, व्हाट डू वी कॉल बैलेंसिंग द नीड to use resources and also consume them for the future। need to मतलब आपको क्या उस टर्म को कहते हैं जिसमें बैलेंस करते हैं हम need to use resources and also consume them for the future। future resources, resource conservation, reducing consumption, sustainable development। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? भविष्य के संसाधन, संसाधन संरक्षण, खपत में कमी करना, सतत विकास। तो इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट का इजी क्वेश्चन है, टर्मिनोलॉजी है सीधे। मतलब आपको पूरे पेपर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये बल्कि सबसे इजी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक्चुअल मतलब क्या है, कि हम आज जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में हमारे पास अवेलेबल रहे, इन दोनों का बैलेंस हो। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारी डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहे। ऐसा ना हो कि हम आज ऐसे रिसोर्स कंज्यूम कर लें कि हमारे पास कल बचे ही ना रिसोर्स। क्वेश्चन 13 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। मीरात सिकंदरी, बुरहान मसीर, रियाजुल सलातीन, रियाजुल इंशा। कंटेक्स्ट लिस्ट 1 में दिया हिस्ट्री ऑफ बंगाल, हिस्ट्री ऑफ बहमानीज अहमदनगर, कलेक्शन ऑफ महमूद गवर्न्स लेटर, विक्ट्री ऑफ गुजरात। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस वही हैं। तो ये मुझे मतलब टफ लगा। मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, छोड़ने वाला ही क्वेश्चन है मेरी समझ से। मैंने इसका नेट पे देखे थे, मतलब बुक्स के नाम डाले थे तो आ गया था गूगल पे कि क्या क्या रिगार्डिंग है। तो इससे मुझे बी आंसर इसका समझ में आया। क्वेश्चन 14 है, व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? इन द ईयर 1861, इन द ईयर 1850, इन द ईयर 1871, इन द ईयर 1881। वर्ष 1861 में, वर्ष 1850 में, वर्ष 1871 में, वर्ष 1881 में। तो ये सेंसस का इजी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा ऑप्शन को लेके कंफ्यूजन है, क्योंकि 1872 में एक्चुअली फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था। हालांकि वो इनकम्प्लीट सेंसस था, पूरा नहीं करा गया था, और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस 1881 में हुआ है। तो अब आयोग ने यहाँ पे पूछा है कि व्हेन वाज द सेंसस वर्क डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो पहली बार वैसे तो 1872 में हुआ था, तो 1871 भी माना जा सकता है क्योंकि इसके क्लोजेस्ट है। यहाँ हो सकता है कि इसको आयोग 1881 माने। ये थॉट प्रोसेस से कि पहला तो 1872 में हुआ था, लेकिन 1872 नहीं है तो 1881 नेक्स्ट को ही हम फर्स्ट मानेंगे। मेरे समझ से 1871 मानना चाहिए अगर आपने 1872 नहीं दिया, लेकिन अब आयोग ही बेहतर बता पाएगा उनका क्या नजरिया है। मतलब क्वेश्चन ईजी था ये, आंसर भी पता ही होता है। फर्स्ट सेंसस बहुत कॉमन सी चीज़ें आना चाहिए लोगों को अगर दे रहे हैं IAS PCS की परीक्षा, लेकिन अब इसमें आयोग क्या मानता है ये देखेंगे। विच ऑफ द क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? ट्रांसपोर्टेशन, फार्मिंग, सर्विस, वॉलंटरी सोशल सर्विस। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? परिवहन, किसानी, खेती, नौकरी, स्वैच्छिक समाज सेवा। तो इसका आंसर होगा वॉलंटरी सोशल सर्विस, ये स्वैच्छिक समाज सेवा। इकोनॉमिक्स का इजी क्वेश्चन है,
सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसका क्वेश्चन है। प्राइमरी में आपको पता है एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उनके नेचुरल फॉर्म में ही हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। सेकेंडरी में हमारा इंडस्ट्रीज़ आती हैं कि हम मान लो एप्पल हम उगाए, एप्पल उगाना तो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री में आ गया, पर एप्पल का हमने जैम बनाया इंडस्ट्री में, तो वो सेकेंडरी में आएगा, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। और उसके बाद हमारा टर्शरी में आती है सर्विसेज, जैसे आईटी सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज, केपीओ सर्विसेज, ये सब हमारा सर्विसेज है। सर्विसेज में मतलब हम कोई प्रोडक्ट ना यूज़ करके नॉलेज या कुछ ऐसा यूज़ करते हैं। तो वॉलंटरी सोशल सर्विस मेरे समझ से नहीं आएगी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। क्वेश्चन 16, विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? India's rank on the Human Development Index has upgraded from 130 in 2020 to 132 in 2022. India's rank on the Human Development Index has stepped from 130 in 2020 to 132 in 2022. Select the correct answer using the code given below. Code only one, option A, option B है both 1 and 2, option C है only 2, option D है neither 1 nor 2. तो हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है स्लैश है का क्या मतलब है कि है भी यहाँ माना जा सकता है भी माना जा सकता है। अगर दो ऑप्शन सही हुए तो है हो गया प्लूरल, और एक ऑप्शन सही है कोई भी, केवल एक या केवल टू, तो ये वाला सेंटेंस इंप्लीमेंट होगा है वाला। तो इसमें ऑप्शन ए है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। ऑप्शन बी है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। नीचे प्रदान कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 है आपका केवल ए, कूट बी है दोनों 1 एवं 2, कूट सी है केवल 2, कूट डी है ना तो 1 ना ही 2। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शंस का भी जो ऑर्डर है, जनरली क्या होता है कि ऑप्शन ए हो गया ओनली 1, ऑप्शन बी हो गया ओनली 2, ऑप्शन सी हो गया बोथ 1 and 2, एंड ऑप्शन डी हो गया नन। लेकिन यहाँ पे देखिए वो ऑर्डर भी नहीं है, ऑप्शन ए केवल 1 है, ऑप्शन बी दोनों 1 एवं 2 हो गया, और ऑप्शन सी है केवल 2। तो इसका आंसर वैसे 2 होना चाहिए। ये करंट अफेयर्स में रैंकिंग का क्वेश्चन है। एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आसान से समझ लीजिए कि रैंक का जब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगा तो रैंक गिरना है। जैसे आप क्लास में फर्स्ट आए और आप क्लास में 10th आए, या आपका दोस्त 10th आया, या आप मान लीजिए आप हाई स्कूल में आपकी रैंक फर्स्ट थी क्लास में, और इंटर में क्लास 12th में रैंक 10th थी। तो आपका रैंक जब फर्स्ट से 10th हुआ, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है, बट आपका परफॉर्मेंस या रैंक गिरा है। तो रैंक के केस में वैसा नहीं है कि रैंक बढ़ेगी तो आपका मतलब प्रगति बढ़ी है या आपका परफॉर्मेंस बढ़ी है, आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअली गिरी है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कॉन्सेप्ट से आपका रैंक अगर बढ़ रहा है तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, आप नीचे आ रहे हैं। अब एक यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैंने चेक किया 2020 की HDI रैंक इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो मोस्टली तो मुझे 130 ही दिख रही थी, कहीं कहीं मुझे 131 भी दिखी है। तो अगर ये हम 130 का फिगर सही माने तो ये वाला सही है। इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज स्टेप्ड फ्रॉम 130 in 2020 to 132 in 2022। अगर ये 2020 में 130 थी तो ये स्टेप्ड ही हुई है। और इस वाले ऑप्शन में न्यूमेरिकल वैल्यू वही है, बस वही शब्दों का हेर फेर है कि अगर आपका 130 थी 2020 में और जो 132 हुई है 2022 में, तो ये अपग्रेड हुई है। देखो अपग्रेड तो नहीं हुई है, रैंक अगर बढ़ रही है तो तुम अपग्रेड नहीं हुए, डाउनग्रेड हुए हो, या तुम स्लिप करे हो परफॉर्मेंस वाइज। तो अगर ये डाटा सही है, डाटा भी मुझे 80% लग रहा है ये सही है, कहीं कहीं पे मुझे 131 भी दिख रहा था, तो थोड़ा सा मुझे लगा तो ये सी ऑप्शन ही है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से
2022 में 132 तक गिर गई है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ा है रैंक का तो परफॉर्मेंस गिरी है। उसके बाद है क्वेश्चन 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन लोकसभा। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, प्रतिभा पाटिल, सुषमा स्वराज। मीरा कुमार इसका आंसर है। 2009 में ये स्पीकर बनी थी, भारत की पहली स्पीकर थी लोकसभा की। पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है ये, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी होगा और आना चाहिए, ये इजी ही है। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। देखिए नॉट ट्रू में मैं सलाह देता हूँ कि नॉट आप अलग से ही मार्क कर दीजिए। जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में ये नॉट शब्द आप भूल गए होंगे, आपको नॉट वाले को आइडेंटिफाई करना था। It has the powers and functions at the village level like state legislature has at the state level. Its powers are determined by the central government. It is a village assembly consisting of all registered voters in the area of a panchayat. A and C both. निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ए तथा सी बोथ, ए तथा सी दोनों। तो इसका आंसर बी है। पॉलिटी का लोकल गवर्नमेंट का इजी क्वेश्चन है। लोकल गवर्नमेंट यूपीपीसीएस का एक फेवरेट टॉपिक है, मतलब इससे कई क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका तैयार होना चाहिए अच्छे से वैसे भी। तो ये ऑप्शन बी क्यों है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसके पावर डिसाइड करती है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73 और 74 हुआ है 1992 में दोनों, तो ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी कि वो लोकल गवर्नमेंट, देखिए 3 टियर हो गए आपके। सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट आपका पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैं। तो ये जब अमेंडमेंट्स आए तो ये डिसाइड करा गया था, मतलब ये ऐसा मेंशन्ड है कि स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट के पावर डिसाइड करेगी, मतलब पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज कौन से टैक्स कलेक्ट कर सकती है, कितना उनके पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे सेंटर की जगह एक्चुअल में स्टेट होगा और सेंटर दिया है गलत, तो इसलिए नॉट ट्रू में बी हो जाएगा आंसर। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको करता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। मतलब देखो, या तो ये आपको रटी हो रिपोर्ट्स कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या पब्लिश कर रहा है, नहीं तो अंदाजा लगा के भी अब 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे। सोशल प्रोटेक्शन है तो देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा तो नहीं है, क्योंकि ये लोग वैसे भी WEF है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ही फोकस करता है, इसको सोशल प्रोटेक्शन से कोई खास मतलब है नहीं। वर्ल्ड बैंक और IMF 2 ऑर्गेनाइजेशन थे जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बने थे 1945 में। तो वर्ल्ड बैंक इनइक्वालिटी रिडक्शन पे थोड़ा काम करता है, इनइक्वालिटी रिडक्शन और पॉवर्टी रिडक्शन पे। ये एक बार आदमी सोच सकता था। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वैसे इसका एक्चुअल आंसर है। सोशल सिक्योर सोशल प्रोटेक्शन में सिर्फ हेल्थ नहीं होना चाहिए, और भी सोशल प्रोटेक्शन होते होंगे शायद, लेकिन हाँ हेल्थ ही मेजर होता होगा मेरी समझ से। तो ये ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे अगर आपको नहीं भी रिपोर्ट याद है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश कर रहे तो। क्वेश्चन 20, द निसार सैटेलाइट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? इसरो एंड नासा, ESA एंड नासा, ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA एंड इसरो, रॉसकॉम्स एंड CNSA। रॉसकॉम्स मतलब रशियन कॉस्मोनॉट से कुछ, मतलब रशिया की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉम्स, रॉसकॉस्मोस।
तो इसका आंसर इसरो एंड नासा है। ये आपका करंट अफेयर्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन मानना चाहिए। ये निसार सैटेलाइट तो 2019-20 से चल रहा है, मतलब ये जॉइंट वेंचर इनका। अब अभी भी न्यूज़ में हल्का फुल्का रहा ही होगा, हो सकता है इसने कुछ बड़ा किया हो, लेकिन हाँ मैं तो निसार को मतलब जान रहा हूँ पिछले 3-4 साल से। सो क्वेश्चन 21 मतलब 20 का आंसर ये इसरो एंड नासा ने किया है। मतलब ये निसार में एन नासा का होगा और IS प्रोबेबली इसरो का होगा, ऐसा कुछ। क्वेश्चन 21 ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय ऑप्शन ए स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी पंचायत राज। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य व्यवस्थापिका, भारत का निर्वाचन आयोग, पंचायती राज आयोग। तो देखो ये पॉलिटी का इजी क्वेश्चन है, लोकल गवर्नमेंट चैप्टर में दिया हुआ है, पंचायती राज में है। मतलब देखो स्टेट लेजिस्लेचर तो कोई इलेक्शन करता ही नहीं है ना, आपका करता है पंचायती राज कमीशन। 2 इलेक्शन कमीशन हैं इंडिया में, सेंट्रल और स्टेट, जिसमें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के इलेक्शन मतलब लोकसभा राज्यसभा, फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर के एग्जाम ये इलेक्शंस मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, और आपका जो सेकंड हाउस है उसका करता है, जहाँ भी जिन स्टेट्स में मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो सब स्टेट में ही है, तो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का इलेक्शन और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जहाँ भी है उनका। फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी यही करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आपका लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करता है, पंचायत के करेगा, म्यूनसिपालिटीज़ के करेगा, ऐसा। तो इसका आंसर स्टेट इलेक्शन कमीशन है, पंचायत के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। क्वेश्चन 22 एग्जांपल ऑफ लोटेक इकोसिस्टम। मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, हो सकता है शंकर IS में भी दिया हुआ हो कि एग्जांपल ऑफ लोटेक इकोसिस्टम इज ऑप्शन ए पॉन्ड्स, ऑप्शन बी रिवर्स, ऑप्शन सी मार्शी एरियाज, ऑप्शन डी स्वैम्प। लोटेक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ए तालाब, बी नदी, सी घसाऊ क्षेत्र, मार्शी एरिया, डी दलदल। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ा था तो मैंने इसको याद करा था कि लोटिक और एक और था कुछ एल्सलैंटिक था शायद, तो मैंने लोटिक याद किया था। लोटिक लोटा लेके आदमी दौड़ता है, तो लोटिक मतलब स्टैटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम था, स्टैटिक नहीं डायनेमिक था। लोटा लेके दौड़ता है तो दौड़ना है डायनेमिक मोमेंट, डायनेमिक पोजीशन। लैंटिक जो था दूसरा वो स्टैटिक था, स्टैटिक मतलब जहाँ रुका हुआ पानी, पॉन्ड हो गया या लेक हो गया, और रिवर में बहता हुआ पानी रहता है, डायनेमिक रहता है। तो इसका आंसर रिवर है एक्चुअली। एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, इजी मॉडरेट है। क्वेश्चन 23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज mRNA वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। सीनोवैक ऑप्शन है, ऑप्शन बी मॉडर्ना, ऑप्शन सी स्पुतनिक, ऑप्शन डी नोवावैक्स। तो मैसेंजर RNA एक्चुअली मॉडर्ना में यूज होता है, और मतलब ये आपको आता है तो आता है, कुछ वैक्सीन आपको लिख लेनी चाहिए कौन से टाइप की हैं, कैसे काम करती हैं। मतलब PCS का पेपर है तो उतना टफ तो नहीं आएगा कि वैक्सीन प्रोटीन स्पाइक को किल करती है या उसका लेयर मारती है या क्या करती है, लेकिन अब बेसिक टर्मिनोलॉजी की किस टाइप की वैक्सीन है, किस कैटेगरी की, ये पता हो तो अच्छा है। मतलब ये एनालिसिस उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है जो अगले साल या उसके बाद PCS का पेपर अपीयर करेंगे। मतलब PCS नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वालों के लिए तो ये बहुत ही बेटर है। ये एनालिसिस उन्हें देखनी चाहिए कि अगले साल उनको प्रिपेयर करना, तो उनका माइंडसेट या क्वेश्चंस लेवल किस लेवल के उनको देखने चाहिए। मतलब बहुत आप डीप जा रहे हैं PhD लेवल के तो भी वो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं हुई, और बहुत ही हल्के देख रहे हैं, मतलब आपको एग्जाम के अप्रोप्रिएट लेवल पे पढ़ाई करनी है। और बाकी भी आपका UPSC का पेपर है या किसी और स्टेट सर्विसेज का EPFO का है, उसमें भी आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल ही रहेगी, आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगी।
लेकिन अब पीसीएस नेक्स्ट ईयर अपीयर करने वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इस साल देके आए उनको आंसर मैच करने के लिए भी जरूरी है। सो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर एबॉलिश्ड जजिया एंड काउ स्लॉटर। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया? ऑप्शन ए जैनुल अबिदीन, ऑप्शन बी सिकंदर शाह, ऑप्शन सी शमशुद्दीन शाह, ऑप्शन डी हैदर शाह। तो इसका आंसर है जैन उल अबिदीन। मिडवेल हिस्ट्री का है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है, आई रिमेंबर, मैंने करा हुआ ये क्वेश्चन घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ईजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, कश्मीर का अकबर भी इसे कहते थे, तो मतलब हाँ डुएबल है। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन जनवरी 2023। निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन ए INS करंग, ऑप्शन बी INS कलवरी, ऑप्शन सी INS वागीर, ऑप्शन डी INS वेला। यार ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड था। स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडिया पिछले 4-6 साल से ये न्यूज़ में चल रहा है, हर साल या कुछ कुछ टाइम में अगली कैटेगरी की लेता है, और वो उस साल के करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि उस लास्ट कुछ महीनों में या रिसेंटली इंडिया ने कौन सी सबमरीन इससे इस कैटेगरी में स्कॉर्पियन क्लास की ली है। ये मेरे समझ से फ्रांस से है क्या, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे समझ से फ्रांस से है ये स्कॉर्पियन क्लास की ली। तो INS कलवरी फर्स्ट थी इसमें जो इंडिया ने ली थी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, तो इसीलिए इसको कभी कभी स्कॉर्पियन क्लास को कलवरी सीरीज भी कहते हैं, बिकॉज कलवरी वॉज द फर्स्ट सबमरीन इंडिया इंडक्टेड अंडर ए स्कॉर्पियन क्लास। 5th वागीर थी, यही न्यूज में थी, यही आंसर है, यही अभी इंडिया ने लिया। 6th भी थोड़ी जरूरी मुझे ऐसे लग रही थी कि ये 5th वागीर तो बहुत जरूरत है याद करना, 6th वागशीर भी जरूरी था थोड़ा, ये अगली आएगी 6th। तो इसका आंसर है INS वागीर, इंडियन नेवी सर्विसेज वागीर। क्वेश्चन 26, कंसिडर द फॉलोइंग डिजर्ट्स एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखो इसमें सहारा सबसे बड़ा डिजर्ट है, ये तो पता होना ही चाहिए आदमी को, इसमें तो डाउट होने नहीं चाहिए। तो इस बेसिस पे आपको अरेंज करना है, तो अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सहारा इंक्रीज करते जाओगे तो सबसे लास्ट में आएगा, तो 3 तो होना चाहिए लास्ट में, तो यहाँ पे 4 है, ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। अब गोभी आपका चाइना में है, तो चाइना नहीं सॉरी, मतलब मंगोलिया और चाइना के बीच में है, मंगोलिया के सदर्न पार्ट और चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में, तो ये आपको पता है तो अच्छी बात है। वैसे इसका आंसर ये है, टफ क्वेश्चन ही है क्योंकि इनके साइज का कंपैरिजन थोड़ा सा इजी नहीं है, मतलब हर आदमी को ये नहीं नॉलेज होगा कि इन दोनों का ऑर्डर क्या है, और स्पेशली इससे कंपेयर करने पर। तो ठीक है, अगला देखते हैं। सी वीड्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आर्गन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आर्गन के, आयोडीन के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के। बायोलॉजी का क्वेश्चन है या एनवायरनमेंट का भी कह सकते हैं, आयोडीन इसका आंसर है। क्वेश्चन 28, व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इनेक्टेड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1974, 1976, 1975, 1977। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? 1974 में, 1976 में, 1975 में, 1970 में। इसका आंसर 1974 है। एनवायरनमेंट का इजी क्वेश्चन है, मतलब ये आपको कुछ ईयर्स तो याद ही होने चाहिए एक्ट की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1993 में हुआ, सॉरी टाइगर आपका 72 में हुआ होगा, एलिफेंट 1993 में हुआ, नहीं सॉरी कैसे है ये मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, टाइगर 72-73 में से हुआ है कहीं, और एलिफेंट 92 हुआ है मुझे लग रहा है, एलिफेंट 92, टाइगर 73। तो ये आपको ईयर्स याद होने चाहिए ही कुछ, मतलब इजी क्वेश्चन था, फैक्चुअल था, पता होना चाहिए। फैक्चुअल भी कोई बहुत डीप नहीं पूछा था। क्वेश्चन 29, इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय? इन सितु कंजर्वेशन, जीन पूल, एक्स सितु कंजर्वेशन, नन ऑफ द अबव।
राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सिटू संरक्षण द्वारा, एक्स सिटू संरक्षण द्वारा, जीन पूल द्वारा, उपयोग में से कोई नहीं। इसका आंसर है इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू संरक्षण द्वारा। एनवायरनमेंट का इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। मतलब इन सिटू एक्स सिटू दो टाइप के कंजर्वेशन होते हैं। इन सिटू मतलब कि जहाँ पे उस स्पेशीज का हैबिटेट है वहीं पे हम उसको कंजर्व कर रहे हैं, प्रॉपर एनवायरनमेंट दे रहे हैं, प्रॉपर उसका प्रोटेक्शन हो रहा है। और एक्स सिटू में जहाँ पे उस स्पेशीज का हैबिटेट है हम उसको उसके स्पेशीज से बाहर ला के, उसके हैबिटेट से बाहर ला के उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपका जीन पूल में मान सकते हैं कि आप उसका जीन ला के बाहर कहीं कंजर्व कर रहे हैं, उस स्पेशीज के हैबिटेट में नहीं, बाहर किसी क्रायोजेनिक या कोल्ड टेम्परेचर या ये क्लाइमेटिक कंडीशन मेंटेन करके। क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए रूरल हाउसिंग इंटर सब्सिडी स्कीम 2017, ऑप्शन बी संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, ऑप्शन सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। ये मिसलिनियस के स्कीम सेक्शन का क्वेश्चन हम कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, एटलीस्ट आपको 4 में से 2-3 ऑप्शन तो मिनिमम मिल ही जाएंगे। इम्पोर्टेंट स्कीम्स को याद करना पड़ेगा आपको ईयर। अब ये अभी की तो स्कीम है नहीं, 2017 की स्कीम है, 14 की है, 15 की है, 14 की है, तो मतलब पिछले इम्पोर्टेंट जो स्कीम्स है उनके आपको ईयर याद होने चाहिए। इसका आंसर है सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। फिर है क्वेश्चन 31, अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स सेंट्रल बैंक करेंसी नोट्स ऑन 2 फरवरी 2023। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। करंट अफेयर्स का इकोनॉमिक्स का इजी क्वेश्चन है, आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मुझे ऐसे भी याद है कि मैंने पढ़ा था कहीं कि ऑस्ट्रेलिया जो ब्रिटेन के किंग होते हैं, जो वहाँ किंगशिप है, मतलब ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे यहाँ जैसे प्रेसिडेंट होता है नॉमिनल हेड, मतलब ठप्पा खाली एक मुहर, वैसे ही ब्रिटेन में होते किंग्स या मोनार्की। तो ये मोनार्की ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ नेशन है, इंग्लैंड ने उस पर राज किया था, तो वहाँ पे अब पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन उन्होंने माना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ने, यहाँ हो सकता हटा भी दिया, मैंने कुछ साल पहले पढ़ा भी था, 2-4 साल पहले प्रोबेबली, कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो ब्रिटेन की मोनार्की रहती है उसको माना जाता है, मतलब द किंग ऑफ इंग्लैंड इज किंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू। हालांकि अब वो पुराने ज़माने वाले एंशिएंट हिस्ट्री या मिडवल हिस्ट्री वाले किंग्स नहीं है कि वो ऑथोरिटेटिव पावर है, लेकिन हाँ ये नॉमिनल हेड माना जाता है और न्यूज़ में था भी, मतलब इजी है। क्वेश्चन 32, विद रेफरेंस टू द अल नीनो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अल नीनो इन्वॉल्व्स अपीयरेंस ऑफ वार्म करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन ईस्टर्न पैसिफिक। ऑप्शन 2, the warm current increased the temperature of water on the Peruvian coast by 10 degrees Celsius, thereby increasing the amount of plankton in the sea. अल नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। ये गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखो ये फर्स्ट वाला तो बहुत बेसिक है ऑप्शन, ये अल नीनो का मतलब ही है कि सडन अपीयरेंस ऑफ वार्म इक्वेटर, मतलब जो एनसीईआरटी की भाषा मुझे याद है, अल नीनो क्या है, सडन अपीयरेंस ऑफ वार्म इक्वेटोरियल करंट ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ पेरू। ऐसा मतलब सडन अपीयरेंस है, ऐसा नॉर्मल नहीं है, वो ऑल ऑफ अ सडन अपीयर हो जाएगा। इसकी वजह से इंडियन मॉनसून इम्पैक्ट होता है। अल नीनो का अपोजिट होता है ला नीना। अब यहाँ पे साउथ अमेरिका में पेरू है, यहाँ पे वार्म इक्वेटोरियल करंट आएगा, तो ये डिस्टर्ब करते करते ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया भी डिस्टर्ब कर देता है रेनफॉल पैटर्न को, मानसून पैटर्न को।
ऑप्शन इसका वैसे सी होना चाहिए, बट मुझे सेकेंड ऑप्शन में थोड़ा डाउट है कि वार्म करंट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑन द पेरुवियन कोस्ट। ये तो इंक्रीज करेगा, हॉट वाटर आ रहा है, वार्म वाटर आ रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा। 10 डिग्री सेल्सियस एक यहाँ दिया हुआ है, और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ प्लैंकटन इन द सी। प्लैंकटन आप जानते ही हैं, सी फूड होता है, बड़े बड़े जानवर खाते हैं इसको, वेल्स खाती हैं, हार्बीवोरस जो भी होंगे जानवर वो खाएंगे। वैसे ऑप्शन इसका सी ही होना चाहिए मेरी समझ से। इन 1980 क्वेश्चन 33, 1918 द यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा वाज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इंद्र नारायण द्विवेदी। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। ऑप्शन वही हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने। इसका ऑप्शन इंद्र नारायण द्विवेदी है। मेन जो फाउंडर था वो कोई और था, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम नाइट नो, बट इंद्र नारायण द्विवेदी का भी नाम दिया हुआ है यूनाइटेड प्रोविंसेस किसान सभा के फॉर्मेशन में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ईजी से मॉडरेट क्वेश्चन है। आप एग्जाम जब अपीयर करने जा रहे हैं तब तो इतना आपको रटा होना ही चाहिए। क्वेश्चन 34, Who among the following organization was responsible for throwing a bomb at Viceroy Lord Hardinge in Delhi? United Patriotic Association, All India Labour Association, युगांतर बंगाल, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। मतलब बंगाल तो ये लिखा है जिसका पेपर है। ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वॉइसरॉय लॉर्ड हार्डिंगे पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन ए यूनाइटेड पेट्रियोटिक संघ, ऑप्शन बी अखिल भारतीय मजदूर संघ, ऑप्शन सी युगांतर, ऑप्शन डी अनुशीलन समिति। देखो इतना तो आपको याद ही रहेगा कि RT1 जो था रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फेज 1, उसमें 5 मेन थे। अनुशीलन समिति फॉर्म बाय प्रोमिथा मित्तर, फिर युग अनुशीलन समिति के ही इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन था, भरेंद्रनाथ घोष और एक और कोई आदमी था, उन दोनों ने बनाया था। उसके बाद आपका प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने किंगफोर्ड को मारा था। ये 1907 या 8 की बात है, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस वाला। युगांतर के मिलिटेंट या एक्टिविस्ट ने फुलर को मारा था। फुलर कोई ब्रिटिश जज था या कोई ऐसे पुलिस वाला था। और सचिन सन्याल राष्ट्र बिहारी बोस ने हार्डिंगे को मारा था 1912 में, जब वो दिल्ली, हार्डिंगे मतलब दिल्ली कैपिटल जब बना कलकत्ता से 1912, बंगाल डिवीज़न वॉइड होने के बाद, बंगाल पार्टीशन वॉइड होने के बाद, और ये अपने प्रोसेशन जुलूस से आ रहा था, तब सचिन सन्याल और राज बिहारी बोस ने हार्डिंगे को मारा था। अब इनका ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। अनुशीलन समिति वैसे नेट पे मुझे मिला है, तो हम मान के चल रहे यही होना चाहिए। मतलब ये बुक में मुझे मिला भी नहीं यार, इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या था मुझे तो नहीं याद आ रहा कि अगर मैंने पढ़ा हो राजीव अहिर में। सचिन सन्याल राज बिहारी बोस ने मारा था, उनकी प्रोबेबली पहली टेररिस्ट एक्टिविटी थी। उसके बाद 1915 में वो गदर पार्टी से जुड़ गए। गदर का जो 1915 में इंडिया में अटैक हुआ था वो कर रहे थे लीड। इसके बाद सचिन सन्याल को जेल हो गई, इन्होंने बंदी जीवन लिखा अंडमान की जेल में। राज बिहारी बोस जापान भाग गए तो उन्होंने वहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। लेकिन ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इन्होंने 1912 में हार्डिंगे पे बॉम्ब मारा था ये मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मिला बुक में। नेट पे थोड़ा बहुत देखा तो मुझे ये लगा। मुझे इस पर थोड़ा डाउट इसलिए आ रहा है कि अनुशीलन समिति और युगांतर ये बंगाल में ऑपरेटिव थी, और सचिन सन्याल राज बिहारी बोस यूपी में मोस्टली थे, बट हो सकता है। एनीवे, प्लेन ऑफ विच एयरलाइन क्रैश्ड इन नेपाल इन जनवरी 2023। क्वेश्चन 35 है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में घटनाग्रस्त हुआ। ऑप्शन ए यति एयरलाइन, ऑप्शन बी टाटा एयरलाइन, ऑप्शन सी नेपाल एयरलाइन, ऑप्शन डी बुद्धा एयरलाइन। करंट अफेयर्स का मॉडरेट सा सवाल है। मतलब अब कौन सी एयरलाइन का था यार, ये तो वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि इसका जानने का कोई खास पर्पज है भी नहीं। मतलब कोई ऐसा एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ आपने पढ़ा होगा तो दिमाग में रह जाता है। यति एयरलाइन इसका होना चाहिए।
Question 36. Who is the author of the famous novel All the Lives We Never Lived, which received the साहित्य अकादमी अवार्ड 2022? साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? ये मतलब यार इजी से मॉडरेट ही कहना चाहिए। साहित्य अकादमी अवार्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसके आपको विनर पता ही होना चाहिए थे। इसका आंसर अनुराधा रॉय है। क्वेश्चन 37. विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फाइनेंस सेक्टर फिस्कल मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2023? बजट एस्टिमेट्स 2023-24 फॉर टोटल एक्सपेंडिचर इज 55 लाख करोड़। फिस्कल डेफिसिट 2025-26 द टारगेट इज टू बी बिलो 5.5%। फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट्स। 20 years इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? 2023-24 के बजट अनुमानों के कुल व्यय 55 लाख करोड़ रुपए है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे को 5.5% से नीचे रखने का लक्ष्य। GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे की राज्यों को अनुमति। राज्यों को 20 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण। इसका आंसर सी है। आपने बजट पढ़ा है थोड़ा अच्छे से, क्योंकि ये मॉडरेट टफ ही मैं कहूँगा करंट अफेयर्स के बजट यूनियन सेक्शन का, यूनियन बजट का है। आपने पढ़ा है थोड़ा सही से तो कर ले जाएंगे, अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये इजी कैटेगरी में तो मैं नहीं रखूँगा। थोड़ा आपको ठीक ठाक नॉलेज बजट का होना चाहिए। इस बार यूनियन बजट से काफ़ी क्वेश्चन आए, स्टेट बजट से तो नहीं आया मुझे लग रहा है। एक आधा कोई आया हो इनडायरेक्टली तो मैं कह नहीं सकता, बट मेरे समझ से यूनियन बजट से तो 4-5 क्वेश्चन थे इस बार। अब यार देखो, इतना तो आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन मान के चलना ही चाहिए। आप एग्जैक्टली तो नहीं मान सकते क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो आपको हैजिंग होना चाहिए। मतलब आपको हर सब्जेक्ट पे ठीक ठाक पकड़ होनी ही चाहिए। कोई सब्जेक्ट आप छोड़ के गए, कोई टॉपिक छोड़ के गए, मान लो उससे बहुत आ गया। अब स्पोर्ट्स सेक्शन इस साल नहीं आया एकदम, मेरे समझ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है अगले साल 4 क्वेश्चन आ जाएं, तो आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपको मॉडरेट पकड़ तो हर टॉपिक पे होनी चाहिए, चाहे वो स्टैटिक का हो टॉपिक, चाहे डायनेमिक क्वेश्चन का हो। क्वेश्चन 38. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन बजट डिपार्टमेंट्स 2023-24 एलोकेशन अमाउंट अप्रोक्सीमेट रुपीज करेक्टली मैच्ड? डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च रुपीज 9,155 करोड़। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रुपीज 89,155 करोड़। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रुपीज 80,000 करोड़। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रुपीज 5,000 करोड़। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि रुपए सही सम्मिलित है? स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़ रुपए। यार ये मैं करंट अफेयर्स के बजट यूनियन सेक्शन का टफ क्वेश्चन मानूंगा। आपको एग्जैक्ट अमाउंट याद होना थोड़ा मुश्किल रहता है हर स्कीम का, और ये ना पूछे तो इतनी मेहनत भी ज़ाया है। मैं इसको टफ मानूंगा। इसका आंसर डी है वैसे, मगर मुझे लगता है कि आपके बाकी क्वेश्चंस, मतलब आपको 100% नंबर तो लाने भी नहीं होते हैं यार। आपके ये सब क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई बहुत रिस्क नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके बाकी जो इजी डुएबल सेक्शन है उन पे पकड़ अच्छी है। देखिए आपका सिलेक्शन इजी या मॉडरेट क्वेश्चन से ही होगा। ये सब क्वेश्चन सही हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुए तो भी इट्स मैनेजेबल। बट इजी या मॉडरेट क्वेश्चन जैसे वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट कब आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये कौन सा है, 12th कौन सा, 11th कौन सा, ये सब आपको याद होने चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इजी आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो सब आपको आने ही आने चाहिए। उसमें आपने गड़बड़ी करी तो आप हार गए लोगों से। क्वेश्चन 39. विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? The acts done by him as vice president before such declaration are considered valid. Option 2. The acts done by him as vice president on the day of such declaration are not considered valid. Select the correct answer from the code given below. Option A neither 1 nor 2. Option B only 1. Option C only 2. Option D both 1 and 2. भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यकाल मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य अवधि मान्य नहीं होते हैं, कार्यविधि मान्य नहीं होते। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1, ना तो 1 ना ही 2, बी केवल 1, सी केवल 2, डी दोनों 1 तथा 2। मतलब आप ये ध्यान दीजिए, अब जो ऑप्शंस आ रहे हैं आप वो ब्लाइंडली नहीं कर सकते मान के कि हाँ केवल 2 है तो ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था, मोस्टली पेपर्स में ऐसा होता था कि ऑप्शन ए ओनली 1 है, ऑप्शन बी ओनली 2 है, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 है, ऑप्शन डी नीदर 1 nor 2 है। लेकिन अभी आपको ये भी देखना पड़ेगा थोड़ा सही से। आप पता लगा आपको आंसर आता है, आप सही समझ रहे हैं केवल 2 और आपने अनचक्के में मार दिया, और एक बार आपने गोला भर दिया हमारी शीट पे, उसके बाद अगर देखा कि अरे यार ये तो ऑप्शन बी नहीं था केवल 2 वाला, ओनली 2 वाला, तो वो आपका क्वेश्चन गया ही। अब आप उसको सही भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने दूसरा गोला OMR से मार्क किया तो वो क्वेश्चन माइनस आपका होना ही होना है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये इसका आंसर बी है। ये एक टफ क्वेश्चन मैं कहूंगा। द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट बिफोर सच डिक्लेरेशन आर कंसिडर्ड वैलिड। करेक्ट आपको बताना था। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बुक से, एटलीस्ट लक्ष्मीकांत से तो नहीं। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी है कई बार, तो आई एम डैम श्योर कि ये लक्ष्मीकांत से तो नहीं है, और मेरे समझ से DD बसु या और भी किसी उससे नहीं होगा। करंट का क्वेश्चन कह सकते हैं, पॉलिटी करंट अफेयर्स लिंक्ड है, क्योंकि ऐसा लिखा भी हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो हाल में हुआ होगा, या तो ये इम्प्लाइड एंड एनालिटिकल है, मॉडरेट से टफ है। इसमें ऑप्शन बी गलत है। द एक्ट्स डन बाय हिम एज वाइस प्रेसिडेंट ऑन द डे ऑफ सच डिक्लेरेशन आर नॉट कंसिडर्ड वैलिड। मतलब ये जिस दिन उसको डिक्लेयर कर रहे हैं हम वाइस प्रेसिडेंट के इनवैलिड उसके इलेक्शन को, उस दिन की एक्टिविटी उसकी वैलिड रहेंगी। मतलब नॉट कंसिडर्ड वैलिड इज अ रॉन्ग ऑप्शन, सो कंसिडर्ड वैलिड विल बी द करेक्ट अप्रोच, करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द रिवोल्ट of 1857 start of rebellion is not correctly matched। लखनऊ 4 जून 1857, ऑप्शन बी बराक 29 मार्च 1857, ऑप्शन सी झांसी 11 मई 1857, ऑप्शन डी मेरठ 10 मई 1857। तो हिंदी में भी पढ़ देता हूँ मैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सम्मिलित नहीं है। लखनऊ 4 जून 1857, बी बैरकपुर 29 मार्च 1857, सी झांसी 11 मई 1857, डी मेरठ 10 मई 1857। तो ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का 1857 रिवॉल्ट का देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया है सेट में। एक पहले भी था जहाँ पे बरेली से कौन लीड कर रहा था 1857 रिवॉल्ट, वो पूछा गया था। ये टफ क्वेश्चन है यार, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं लगता लोगों को ईजिली याद होती होंगी, बहुत टफ है इसको याद करना एग्जैक्ट डेट। तो इन एग्जैक्ट डेट को याद करना टफ है, इसलिए मेरी समझ से टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर वैसे लखनऊ 4 जून 1857 होगा। तो यहाँ पे मैं इस सेशन को रोकता हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में और बाकी के 100 क्वेश्चन अगले वीडियो में, लेकिन काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है और मुझे भी थोड़ा फीडबैक भी मिल जाएगा आप लोगों से कि ये मेरी अप्रोच सही है कि नहीं। तो मेरे पास बाकी क्वेश्चंस में इम्प्रूव करने के लिए स्कोप बचेगा। मतलब ये 2 तरीके से बेनिफिशियल है। एक तो मैं 40 पे रोक रहा हूँ, तो अब इंस्टेड ऑफ 100 मेरे पास 110 क्वेश्चंस रहेगा इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप। दूसरा, ये जल्दी से जल्दी आपको मिले। अभी मैं 50 क्वेश्चन करूँगा इंस्टेड ऑफ 40, तो थोड़ा और टाइम लेगा। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ और आपके फीडबैक का मुझे वेट रहेगा। थैंक यू।